गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ठीक है, मतलब ये हुआ कि बुक्स और जो दबी हुई चीज़ें, जो ज़मीनों में दबी हुई चीज़ें होती हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है, वो हमें क्या बताती हैं। ओके, मतलब कि किताबें और ज़मीन में दबी हुई चीज़ें हमें क्या बताती है। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। ओके, तो देखिए आपकी बुक में स्टार्टिंग में एक बहुत ही सुंदर सी एक लड़की दिखाई गई है, बिल्कुल क्यूट सी एक लड़की है। ओके, तो इसके बारे में बताया गया है। देखिए, मैरी इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका मतलब इस लड़की का नाम मैरी ही होगा। ओके, एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर्स ने बच्चों को कहा टू फॉलो हिम, कि वो उसके पीछे आएँ, बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी, क्योंकि वो लाइब्रेरी जा रहे हैं। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो लाइब्रेरी जा रहे थे। व्हेन मैरी स्टेप्ड इनसाइड, जब मैरी लाइब्रेरी में नीचे उतरती है, जब उसके अंदर जाती है, ठीक है, सी फाउंड, उसको मिला दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लासरूम, कि उनकी क्लासरूम से तो लाइब्रेरी बहुत बड़ी है ना। तो उसको लगा कितना अच्छा फील हुआ होगा। ठीक है, एंड देयर वर सो मैनी सेल्व्स, और यहाँ पर बहुत सारी अलमारियाँ हैं जिनमें अलग अलग टाइप की बुक्स रखी हुई हैं। ऑल फुल ऑफ बुक, और सारी ही अलमारियाँ, सारी ही शेल्व्स, ठीक है ना, बुक से भरी पड़ी हैं। अलग अलग टाइप की बुक भरी पड़ी हैं, अलग अलग टाइप की, जो कि अगर एक साथ कोई पढ़ना चाहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बुक्स, देखो बुक्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि बुक्स आर आवर रियली ट्रू फ्रेंड्स। ओके, बुक्स हमें बहुत सारी नॉलेज देती हैं। अगर बुक्स को ठीक से पढ़ा जाए तो बुक हमारी अच्छी फ्रेंड साबित हो सकती हैं। ठीक है, इन वन कॉर्नर वाज ए कपबोर्ड। ठीक है, एक अलमारी एक कॉर्नर में लगी हुई है, फिल्ड विद अ लार्ज एंड ओल्ड वॉल्यूम, जिसके अंदर बड़े बड़े और पुरानी बुक्स रखी हुई है। ओल्ड वॉल्यूम का मतलब है जिनकी पुरानी, जो बहुत पुरानी बुक हो सकती है, जैसे कि भाई ऋग्वेद वगैरह, जो हमारे सामवेद है, या और भी पुरानी बुक्स हैं, तो वो बड़ी और लार्ज वॉल्यूम में, जैसे कि भगवत गीता हो गया, जैसे कि रामचरितमानस हो गया, इस तरह की बुक रखी हुई हैं। सीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, ठीक है, ये उन सब को देखते हैं और उसको, अलमारियों को खोलकर ट्राई करते हैं कि उनको खोला जाए और देखा जाए। द टीचर सेड, तब टीचर ने कहा, दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक ऑन द डिफरेंट रिलीजन, कि ये अलमारी एक ऐसी अलमारी है जहाँ पर अलग अलग धर्म की बहुत अच्छी अच्छी और स्पेशल बुक्स रखी हुई हैं। बहुत सारे धर्म होते हैं बेटा, इंडिया में भी बहुत सारे धर्म हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी बहुत सारे धर्म हैं। जैसे कि इंडिया में आप देखोगे इंडिया में हिंदू धर्म बड़ा फेमस है। हिंदू यहाँ अप्रोक्सीमेट 80% रहते हैं। फिर मुस्लिम यहाँ बड़े फेमस हैं, मुस्लिम भी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 13-14% रहते हैं। सिख कम्युनिटी के लोग भी यहाँ बड़े फेमस हैं, जो कि पगड़ी पहनते हैं, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 4 से 5% यहाँ पर हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्रिश्चियंस भी यहाँ पर हैं, तो क्रिश्चियन लगभग ये मान के चलो कि 1 और 2% के लगभग है। और भी धर्म है यहाँ पे, बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट भी हैं। ओके, और जैनी पीपल्स भी यहाँ पर है, जैनिस्ट भी हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। हिंदुओं में 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं, जिसमें ब्राह्मण, ठीक है, एक ग्रुप हो गया, ब्राह्मण हो गया। फिर क्षत्रिय हो गए, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय धर्म के लोग हो गए। उसके अलावा वैश्य ग्रुप के लोग हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो शूद्राज हो गए, अलग अलग टाइप के लोग हैं। मुस्लिम में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक हो गया सिया मुस्लिम, ओके, और एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो इंडिया में अलग अलग टाइप के अलग अलग धर्म हैं, तो उनकी स्पेशल बुक अलग अलग यहाँ पर रखी हुई। जैसे हिंदुओं में सबसे फेमस बुक, जैसे जो हम कहें सबसे फेमस बुक जो हिंदुओं में होती है, जैसे मैं ये कहूँ कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, ठीक है, भगवत गीता सबसे फेमस बुक है। मुस्लिम की सबसे बुक में कुरान सबसे फेमस बुक मानी जाती है। क्रिश्चियन की बुक में बाइबल,
ठीक है, बाइबल बड़ी फेमस बुक मानी जाती है। और जो सिख होते हैं उनमें गुरबाणी, उनमें क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये इनकी फेमस बुक है। तो ये सारी बुक्स इस लाइब्रेरी में रखी हुई मिलेंगी। वो स्पेशल बुक का जिक्र कर रहा था ना आपसे, दैट कपबोर्ड हैज़ ए वेरी स्पेशल बुक, तो ये वो सारी बुक्स हैं, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैनिज, ये सब यहाँ पर रहते हैं। और उनमें भी अलग अलग ग्रुप हो गए, जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र वगैरह हो गए। मुस्लिम में सिया, सुन्नी, सिख में भी अलग ग्रुप है। और सिख की बुक गुरु ग्रंथ साहिब, और क्रिश्चियन की बुक बाइबल, मुस्लिम की बुक कुरान, और हिंदुओं की बुक भगवत गीता, ये स्पेशल बुक उसमें रखी हुई थी। ठीक है, अब देखिए, डिड यू नो दैट, अब टीचर बता रहा है, डिड यू नो दैट वी हैव ए सेट ऑफ वेदास, कि हमारे वेद ग्रंथ के जो सेट होते हैं, जिसमें 4 वेद बड़े फेमस है, देखो नीचे दिखाया गया है, 4 वेद बड़े फेमस है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी सेट की बात कर रहा था बेटा, इस सेट ऑफ वेदास, जो वेद पुराण होते हैं ना, वो हमारे सेट ऑफ वेदास होते हैं। अब आप कहोगे ये वेद क्या चीज़ है, हमें तो वेद ही नहीं पता। वेद क्या होते हैं हमें नहीं पता भाई देवी देवताओं की जो बातें हमारे वेदों में लिखी गई, उनको हम वेद कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ये यजुर्वेद है, इसके अलावा सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, ये 4 बड़े फेमस वेद हुए हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये वेद, जिसमें सबसे कह रहा हूँ सबसे पुराना जो वेद होता है, सबसे ओल्ड जो वेद है वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा है सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, इसको ओल्ड वेद कहेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें जो हिंदू धर्म में जो यज्ञ वगैरह कराते थे किसी बच्चे के जन्म पर, राजा के राज तिलक के टाइम पे, जो ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर जो यज्ञ करते थे, क्या करते थे, यजना करते थे, यज्ञ करते थे, उस यज्ञ के सारे वेद मंत्र इसमें लिखे गए हैं, सारे वेद मंत्र। ठीक है, जैसे वो बैठ के गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस तरह के गीत गाते हैं। मतलब कि वेद के अंदर जो श्लोक गाते हैं वो इसके अंदर लिखे हुए हैं, बहुत फेमस है। कहते हैं कि ऋग्वेद में बहुत सारे वेद मंत्र लिखे गए हैं। फिर ये दूसरा वाला सामवेद, ठीक है, सामवेद, इसमें संगीत की शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एजुकेशन ऑफ म्यूजिक, इसमें म्यूजिक सिखाया गया है कि सरस्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, या फिर दूसरे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो म्यूजिक गाया जाता था, वो म्यूजिक की पूरी एजुकेशन सामवेद में कही गई है। यजुर्वेद में इनके जैसे यजुर्वेद में ज़्यादातर दवाइयों के बारे में बातें बताई गई है। ठीक है, यजुर्वेद में दवाइयों के बारे में, ये जो तीसरा वाला है, कौन सा है ये, यजुर्वेदा, इसमें मेडिसिन्स के बारे में ज़्यादा बातें बताई गई है, मेडिसिन्स के बारे में बताई गई है। और अब ये जो अथर्ववेद है, इसमें इनकी इकोनॉमी, जो उस टाइम में इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन होती थी, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब कि अर्थशास्त्र, लोग कमाते कैसे हैं, अर्निंग कैसे होती है। उस ज़माने में पैसे तो होते नहीं थे भाई, मैं आपको बता दूं, उस टाइम में बहुत समय पहले हमारे इंडिया में, अगर हम 3500 3000 3500 साल पहले की बात करें, तो उस समय पैसे नहीं होते थे, गुड्स एक्सचेंज होती थी, चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज होती थी। अगर किसी को मटके चाहिए तो उसको अनाज देना पड़ेगा, कुम्हार से मटके चाहिए तो उसको अनाज देना पड़ेगा, और अगर मान लो किसी को अनाज चाहिए तो उसको अपने मटके देने पड़ेंगे, तो गुड्स एक्सचेंज होता था। तो ये सारा सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम किस में लिखा गया, अथर्ववेद में। किस में लिखा गया, अथर्ववेद। क्या है ये, ठीक है, ATHA, ठीक है, ATHA, अथर्व। ओके, ये देखिए, ओके, अथर्ववेद, ये देखिए यहाँ पे हम ये अथर्ववेद लिख देते हैं, अथर्व, ठीक है, अथर्ववेद, ये देखिए, तो इसमें अथर्ववेदा, ठीक है, तो इसमें सारी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखा गया था। ओके, तो देखिए अब आगे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, कि वन ऑफ द मतलब कि सबसे पुरानी बुकों में गिना जाता है, सबसे पुरानी बुक हमारे इंडिया में भी है। यू मे हैव हियर्ड, क्या आपने कभी सुना होगा, अबाउट वेदास, वेदास के बारे में सुना होगा। जैसे हम बता रहे थे अभी, वेद पुराण क्या होते, जहाँ पर वेद मंत्र लिखे जाते थे। देयर आर 4 ऑफ देम, वो 4 हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 4 वेद इंडिया में सबसे पुराने वेद माने जाते हैं। द ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है,
ठीक है, जो कि लगभग 3,500 साल पहले लिखा गया था, जिसमें वेद मंत्र के बारे में बातें बताई गई है। ओके, आगे देखो, ऋग्वेद इंक्लूड मोर देन 1,000 ऑफ हियम्स। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसके अंदर हजारों की संख्या में श्लोक लिखे गए हैं। हियम्स का मतलब है गाकर श्लोक लिखे गए हैं। इन्हीं को हम सूक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ता। इनको क्या कहा जाएगा? सूक्ता। सूक्ता मतलब वेल सेड, अच्छी बातें कही गई हैं। वेल सेड का मतलब है अच्छी बातें बताई गई हैं, वेद मंत्र बोले गए हैं, देवताओं को बुलाने के लिए वेद मंत्र बनाए गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। दीज हेम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड, कि देवी देवताओं को बुलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, मस्का लगाने के लिए, समझ रहे हो, देवी देवताओं को बुलाने के लिए वेद मंत्र गाए गए हैं। जैसे देवी दुर्गा देवी के बहुत सारे नाम ये लोग याद करते थे और उनको फिर वो वेद मंत्र से यज्ञ करवाते थे, जैसे कि ओम हेम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, इस तरह के वो गाते थे। या फिर देवियों के नाम वो गाते थे, अलग अलग देवताओं के नाम, जैसे कि भगवान इंद्र के बारे में उनको बुलाने के लिए वेद मंत्र गाए जाते थे। ओम इंद्र देवाय नमः, ओम वायु देवाय नमः, ओम अग्नि देवताय नमः, इस तरह की बहुत सारी बातें वो करते थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे वेद मंत्र वो इन सूक्ता में गाते थे। ठीक है भाई, सूक्त समझ में आ गया ना। बहुत सारी देवियों के नाम भी वो लोग गाते थे। ठीक है ना, जैसे कि देवियों के नाम 108 नाम तो हम नवरात्रि के टाइम में हम याद भी करते हैं। अगर आपको याद हो कि इंडिया में नवरात्रे जब मनाए जाते हैं, ठीक है, नवरात्रा जब मनाए जाते हैं तो उसमें देवियों के नाम भी गाए जाते हैं, जैसे कि सती, साध्वी, भ्रवबिता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आज्ञा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महा, तपा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्रूपा, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्यानुस्वरूपिणी, देवमाता, चिंता, रतनप्रिया, दक्ष कन्या, दक्ष विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, बहुत सारी देवियों के नाम थे। एक वर्णा, किशोरी, युवती, अति, प्रोढ़ा, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेसी, घोर रूपा, महाबला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, बहुत सारे नाम थे, काली। ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे नाम वो लोग हम नवरात्रि के टाइम में उनके नाम लेते भी हैं। ठीक है, तपस्विनी, ठीक है, विष्णु माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, ठीक है, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, इस तरह के नाम लिए जाते थे। तो इन पूरी पुरानी किताबों में इन देवी देवताओं को बुलाने के लिए वेद मंत्र भी होते थे, इनके नाम भी वहाँ गाए जाते थे। लेकिन इनमें से 3 गॉड बड़े फेमस हुए भाई। 3 गॉड जो थे, 3 गॉड, जो 3 गॉड यानी कि 3 भगवान जो बड़े फेमस हुए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए। अग्नि देवता, ओके, अग्नि देवता, द गॉड ऑफ फायर, ठीक है, ये देखिए सबसे फेमस रहा। इंद्र देवता, द वॉरियर गॉड यानी कि युद्ध का देवता, एंड सोम, ठीक है, इंद्रदेव और अग्नि देवता बड़े फेमस हुए थे। ठीक है, और जो सोम एक प्लांट होता था, सोम रस बनाते थे, इससे शराब बनाते थे। आपको पता है पहले भी शराब होती थी, सोम रस जो देवताओं का रस माना जाता था। ए प्लांट फ्रॉम विच ए स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड, कि एक ऐसा प्लांट होता था जिससे स्पेशल ड्रिंक तैयार किए जाते थे, मतलब कि सोम रस तैयार किया जाता था। क्या करते थे इससे? सोम रस। क्या तैयार करते थे? सोम रस। आजकल आप पीते हो ना बहुत सारे जूस, तो ये उस टाइम का जूस होता था। तो ये इस तरह से वो जूस पीते थे। ठीक है, बहुत ही फेमस ये सोम रस उस समय होता था। ठीक है, जो देवताओं के लिए स्पेशल ड्रिंक तैयार किए जाते थे। आप देखते हो ना बहुत सारे नाटक वाटक आते हैं टीवी पर, बहुत सारे नाटक आते हैं, उसमें सोम रस देवता अलग अलग गिलास में डालकर पीते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये हेयम्स जो है, हेयम्स का मतलब यहाँ पर वो वेद मंत्र। These hymns were composed by sagas, ठीक है, sagas मतलब ऋषि मुनि। देखो लिखा हुआ RISHIS, ऋषिज, सेगाज मतलब ऋषि मुनियों के थ्रू वो गाए जाते थे। ओके, और बड़ी लहर में गाते थे भाई। ठीक है, ओम ऐसे बड़ी लहर गा के, ओम स्वस्ति नैपुर, जो पता नहीं किस तरह से गाते थे, बड़ी गजब के तरीके से सारे वेद मुनि बैठ जाते थे और यज्ञ के चारों तरफ बैठकर फिर वो गाते थे, बड़े मजे आते थे। और यज्ञ का धुआं उठता था जंगल में, क्या बात है, कई बार तो गांव के बीच में भी धुआं उठता था। कहते थे यज्ञ का जो धुआं होता है, जब ये यज्ञ का धुआं करते तो पूरे वातावरण को बिल्कुल सफा कर देता था, बिल्कुल साफ कर देता था। और एक सौंधी सौंधी खुशबू होती थी उसमें, घी की खुशबू। और कहते हैं कि ऋषि मुनि जब ये
वेद मंत्र गाते थे तो पूरा गांव इसके लिए आते थे, धोख खाते, उनके प्रसाद लेकर जाते, वहाँ से एक माहौल बन जाता था। आजकल हम भी अपने घरों में यज्ञ करवाते हैं तो कितना अच्छा माहौल है, कि शांति वाला माहौल बन जाता है ना। तो ऋषि मुनि इस तरह की चीज़ें ये करते थे। प्रीस्ट यानी कि पुजारी, ये मंदिर के पुजारी होते थे। टोट स्टूडेंट, प्रीस्ट यानी कि पुजारी बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को फिर पढ़ाते थे, सिखाते थे। रिसाइट, गाना, कैसे गाया जाए, कि वेद मंत्र कैसे गाए जाए। एंड मेमोराइज, उनको याद कैसे किया जाए वेद मंत्रों को। हजारों वेद मंत्र याद कर लेते थे। अब आप घर पे आते, जब हमारे घर पे कोई पंडित जी आता है तो आप देखोगे पंडित जी बिना कोई बुक देखे बहुत सारे वेद मंत्र बोल देता है। शादी ब्याह में मैरिज करा देता है, ठीक है ना, किसी बच्चे के जन्मदिन पर वो मैरिज करा देता है, तो बहुत सारे मंत्र उनको याद हो जाते हैं देवी देवताओं के। मुझे भी थोड़े बहुत मंत्र तो याद है, ठीक है, जैसे कि ओम भूर्भुवस्सुवः, ये तो याद सबको याद है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये सबको याद है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा हम ये कहेंगे ओम श्री लंबोदर गजय बदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल क्लेश, इस तरह के मंत्र मुझे भी याद है, ठीक है ना। ओम श्री गजानन भूत गणाधिसेवितम कतिपति चंबुबल चारु भक्षणाम उमासुत शोक विनाशकारकम नवम विष्णुश्वर पाद पंकजम श्री लंबोदर गजय बदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। तो इस तरह के वो वेद मंत्र बच्चों को सिखा दिए जाते थे और याद हो जाते थे, याद हो जाते थे बच्चों, गजब के तरीके से याद होते थे, ठीक है। फिर ईच सिलेबल, ठीक है, एज सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस, और अलग अलग सिलेबस और वर्ड और सेंटेंस में वो गाए जाते थे बिट बाय बिट, मतलब कि लहर बनती थी पूरी, एक गजब की माहौल बन जाता था। विद ग्रेट केयर, और बड़ी सावधानी से गाए जाते थे। मोस्ट ऑफ द हेयम्स वर कंपोज्ड एंड टोट एंड लर्न बाय मैन, ज़्यादातर जो चीज़ें की जाती थी, जो श्लोक और वेद मंत्र गाए जाते थे, वो आप देखोगे ज़्यादातर जो श्लोक वेद मंत्र गाए जाते थे वो आदमी ही करते थे ज़्यादातर, औरतें इस काम में भागीदारी नहीं करती थी। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसमें, कि औरतों को पुराने टाइम में मंदिरों में भी जाने की अनुमति कुछ विशेष समय में नहीं होती थी। जब उनके बॉडी में कोई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती थी तो वो मंदिरों में जाने के लिए अलाउड नहीं होती थी। तो उस समय वेद मंत्र गाना, उनको बच्चों को सिखाना, ये सारे काम मैन ही किया करते थे, ठीक है। आज भी बहुत एक स्पेशल कंडीशन में वुमेन्स मंदिरों में नहीं जाती, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में आप पूछ सकते हो, ओके। ए फ्यू वर कंपोज्ड बाई वुमेन, बहुत ही कम वेद मंत्र वुमेन्स ने कंपोज किए और वो वेद मंत्र वुमेन्स गाती थी। ऋग्वेद इज एन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत, की ऋग्वेद जो है पुरानी और वैदिक संस्कृत में गाया गया, लिखा गया। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन अदर स्कूल दिस डे, कि आप जो स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ते हो और जो ऋग्वेद जो लिखा गया जिस संस्कृत में, वो संस्कृत बिल्कुल डिफरेंट है। ये लंबे लंबे श्लोक होते थे, लंबी लंबी लाइनों में लंबे लंबे सेंटेंस होते थे, तो समझना ही बड़ा मुश्किल था। पुरानी ओल्ड संस्कृत को समझना बड़ा मुश्किल है, ओल्ड संस्कृत को समझना बड़ा मुश्किल वर्क है, ओके। तो ऋग्वेद ओल्ड वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए थे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, तो आप लिखोगे ओल्ड वैदिक संस्कृत लैंग्वेज, ओके, उसमें लिखा गया था, ओके बेटा। तो यहाँ ये बात हमें समझ में आ गई, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा ये पेज, आपको फर्स्ट पेज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पेज को करते हैं। देखिए, अब इसमें सेकंड पेज में लिखा गया संस्कृत एंड ओल्ड लैंग्वेज, संस्कृत के अलावा भी और कौन सी ओल्ड लैंग्वेजेस उस टाइम में होती थी, कौन कौन सी ओल्ड लैंग्वेजेस उस टाइम में होती थी। देखिए, संस्कृत इज द पार्ट ऑफ फैमिली लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन, की जो संस्कृत लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का ही हिस्सा हुई है। यूरोप के बहुत सारे कंट्री, बेटा यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका नाम हम याद करना चाहें तो बहुत सारे कंट्री है। जैसे यूरोप में आप देखोगे कि लातीविया है यूरोप का पार्ट, एस्टोनिया है, लातीविया, लिथुआनिया यूरोप का पार्ट है, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस यूरोप का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे फ्रांस यूरोप का पार्ट है, जर्मनी यूरोप का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे पोलैंड जो है यूरोप का पार्ट है। पोलैंड के अलावा आप देखोगे पोर्तुगीज़ जो है वो भी यूरोप का पार्ट है, ठीक है। स्पेन भी यूरोप का पार्ट है। यूरोप बहुत बड़ा है। इंग्लैंड
इंग्लैंड यूरोप का पार्ट है। इसके अलावा आप देखोगे स्कॉटलैंड हो गया, स्कॉटलैंड इंग्लैंड जो ये एक ही जगह पर है, और आयरलैंड भी इसी का पार्ट है, जिसको कलेक्टिवली हम यूके कहते हैं। इन सभी को हम मिलाकर यूके नाम देते हैं, जो यूरोप का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यूरोप बहुत बड़ा है। यूरोप में इटली भी है, इटली यूरोप का हिस्सा है। इटली के अलावा बुल्गारिया यूरोप का पार्ट है। फिर जो है बुल्गारिया के बाद में आप देखोगे स्विट्जरलैंड ये इसका पार्ट है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका पार्ट है। और जैसे मैं कहूँ कि जो है टर्की इसका पार्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, तो बहुत ही फेमस कंट्रीज़ यहाँ पर मिलते हैं। तो ये संस्कृत जो है ये भी यूरोप की लैंग्वेज का ही एक पार्ट है, उसी की फैमिली से ये आई है। सम ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जस्ट असमिया, गुजराती, असामिया यानी कि आसाम में बोली जाने वाली, गुजराती गुजरात में बोली जाने वाली, हिंदी जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, कश्मीरी जो कश्मीर और हिमाचल के आसपास बोली जाती है, सिंधी जो पाकिस्तान में बोली जाती है, पाकिस्तान के आसपास के एरिया, तो वो ये भी उसी का पार्ट, उसका पार्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ और लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी इंडिया में बोली जाती है। हमारी इंडिया में बहुत सारे टाइप की बोलियाँ बोली जाती है। 22 लैंग्वेजेस को तो 22 लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज को हम इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। इंडिया की कितनी लैंग्वेज है? नेशनल लैंग्वेज। ओके, तो जिसमें अब मैंने बता दिया आसामिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। ठीक है, अगर हम गिनने लगें इंडिया की लैंग्वेजेस को तो हिंदी हो गई, मैथिली हो गई, ठीक है, उसके बाद कोंकणी हो गई, कोंकणी के बाद गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, कन्नड़ के बाद तमिल हो गई, मलयालम हो गई, उड़िया लैंग्वेज हो गई, असमिया हो गई, बंगाली हो गई, और जो है मैथिली हो गई। इसके अलावा ब्रज भाषा हो गई, फिर नागालैंड की जो मिरी, मिसमी, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है, असमिया है, और मीजो लैंग्वेज है। तो बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया में है, 22 लैंग्वेजेस, जिसको इंडिया की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। समझ आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नहीं होगे, कोई बात नहीं, आराम से चलते रहो, सब समझ में आएगा, एक एक करके सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन इंडिया में न केवल ये लैंग्वेज बोली जाती है, संस्कृत, इंडो यूरोपियन, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में बोली जाती है। जैसे इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज भी बोली जाती है। ठीक है, और हमारे यहाँ इंग्लिश भी बोली जाती है, जो यूरोप की ही लैंग्वेज है। जो कहाँ की लैंग्वेज है? यूरोप की ही लैंग्वेज है। यहाँ पर फ्रेंच भी हम स्कूलों में सिखाते हैं बच्चों को, और बच्चे फ्रेंच भी बोलते हैं। जर्मन भी बोली जाती है, जो जर्मनी की है ना। यहाँ जर्मनी की हम बात कर रहे थे, ये देखिए जर्मनी की बात कर रहे थे। ग्रीक लैंग्वेज भी बोली जाती है, जो कि टर्की के आसपास की लैंग्वेज है। किसकी जगह की लैंग्वेज है? टर्की के आसपास की ग्रीक लैंग्वेज। इटालियन इटली के लगभग बोली जाती है। ओके, एंड स्पेनिश, और स्पेन के अंदर ये बोली जाती है। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है, और संस्कृत जो है इसी का पार्ट मानी जाती है। ठीक है, दे आर कॉल्ड ए फैमिली, वो एक फैमिली के रूप में है, बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड ऑफ कॉमन, क्योंकि इनमें सभी के वर्ड एक कॉमन से वर्ड इसमें मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा आपको ये, कि जैसे मातृ शब्द जो संस्कृत का है वो हिंदी का माँ बन जाता है, और इंग्लिश में ये मदर बन जाता है। समझ रहे हो? मातृ शब्द जो संस्कृत में होता है वो हिंदी में माँ और इंग्लिश में ये मदर बन जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी फेमस लैंग्वेज है। यानी कि अब इससे प्रूव ये हो गया कि संस्कृत यूरोप की लैंग्वेज है। ठीक है भाई, समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़े तो देखिए अब नेक्स्ट पैरा, अदर लैंग्वेज यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। हमारे इंडियन महाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अदर लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो डिफरेंट फैमिली की होती हैं, वो भी यूज़ होती हैं। फॉर इंस्टेंस, इसी संदर्भ में जो और दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वो तिब्बतो बर्मन फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि तिब्बती और बर्मा की लैंग्वेज। ये बर्मा का मतलब, ये इसका मतलब ये होता है तिब्बत का एरिया, तिब्बत जो चाइना के साथ लगता है, तिब्बत चाइना का जो पार्ट है आजकल, ठीक है, और बर्मा मतलब आजकल जो म्यांमार है, तो उसकी लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती है। तमिल लैंग्वेज भी इंडिया में बोली जाती है, तेलुगु लैंग्वेज भी इंडिया में बोली जाती है, कन्नड़ लैंग्वेज में बोली जाती है, मलयालम भी इंडिया में बोली जाती है। बड़ी अलग सी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये सब इंडिया में
संस्कृत के अलावा बोली जाती है। मलयालम भी बड़ी अजीब सी होती है, साउथ के लोग जो बोलते हैं हमें समझ नहीं आता, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं भाई हमारे पास जो, जैसे कोई है तो हमारे पास कोई, मान लीजिए हम ये कहते हैं हमारे पास कोई सामान नहीं है, तो जो कन्नड़ के लोग हैं या तमिल लोग हैं वो इल्ले बोलते हैं, इल्ले नहीं है, ठीक है। इस तरह बहुत अलग ही टाइप की फैमिली होती है। तो ये तमिल लैंग्वेज, तेलुगु लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज और मलयालम जो है ये द्रविडियन फैमिली से आती हैं। इन सब को क्या कहते हैं? द्रविडियन फैमिली, क्योंकि साउथ का जो पार्ट है वो द्रविड़ पार्ट कहलाता है, द्रविड़। तो यानी कि साउथ का जो साउथ प्लाटू एरिया जो हमारे इंडिया का है, साउथ प्लाटू जो साउथ में हमारे पड़ता है, जहाँ पर ये तमिलनाडु वगैरह जो होते हैं, उसमें द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। अब और जो हमारे इंडिया में बोली जाती है वो झारखंड में बोली जाती है, पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में बोली जाती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेज भी यहाँ बोली जाती है, मतलब जैसे चाइना और अरुणाचल के नज़दीक की जो एरिया पड़ रहा है वहाँ पर आप देखोगे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो ये पूरे इंडिया की संस्कृत के अलावा अदर लैंग्वेज है। तो आई थिंक आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बातें बताई है कि यूरोप का संस्कृत जो है यूरोप की बहुत सारी फैमिली का हिस्सा है। इंडिया में संस्कृत के अलावा आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी ये सब बोली जाती है। और जो हमारी संस्कृत है वो यूरोप की लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक और इटालियन इन सब का ही हिस्सा रही है। संस्कृत का मातृशब्द हिंदी का माँ और इंग्लिश का मदर उससे बनता है, ठीक है। हमारे इंडिया में तिब्बतो बर्मन, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ फैमिली की और ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती है। तो ये सिंपल सी बात है, ओके। अब देखिए नीचे वाला ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। द बुक वी यूज टू रिटन एंड प्रिंटेड, जो बुक हम यूज़ करते, जो हमें रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में हमें मिलती है, द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हियर्ड रेदर देन रीड, कि ऋग्वेदा जो है वो पहले, आजकल तो हमें पढ़ने को मिल जाता है, प्रिंटेड बुक आपको मिल जाती है, लेकिन पहले ऋग्वेद सिर्फ बोला जाता था ऊंची ऊंची आवाज़ में। जो गुरुजी होते थे वो अपने बच्चों को ऊंची आवाज़ में बोलना सिखाते थे ऋग्वेद के बारे में। जितने भी ऋग्वेद के वेद मंत्र होते थे वो उनको गा गा कर ऊंची आवाज़ में बोलना सिखाया जाता था। हियर रेदर देन रीड, कि वो उस समय पढ़े नहीं जाते थे बल्कि वो गाकर सुनाए जाते थे। इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी, ये बहुत साल के बाद लिखे गए। मतलब कि हम ये कहें कि ये मान के चलो कि 3500 के लगभग से लेकर 1750 या उससे भी पहले 1000 के आसपास, इस टाइम पीरियड में ऋग्वेद के जितने भी वेद मंत्र होते थे, BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इस टाइम के लगभग वेद मंत्र ऋग्वेद के ज़्यादातर या तो गाकर याद किए जाते थे और या फिर याद करके उनको मेमोराइज कर लिया जाता था, लिखे नहीं जाते थे। तो बहुत सारे 100 साल के बाद ये लिखे गए थे। पहली बार इनको जब लिखा गया और कंपोज किया गया और प्रिंटेड किया गया वो केवल 200 साल पहले ही हुआ है। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि 2000 चल रहा है तो इनको प्रिंटेड किया गया है केवल 1800 के लगभग। AD का मतलब समझते हो, एनो डोमिनी। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि एंशियंट टाइम की बात कर रहा है ये, एंशियंट। और ये जो एनो डोमिनी ये मॉडर्न टाइम में आ जाता है, मॉडर्न टाइम, ठीक है। तो ये इस कंपोज किए गए हैं, अभी 200 साल पहले ये लगभग कंपोज किए गए, ओके। अब देखिए हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद को हमारे इतिहासकार है वो कैसे स्टडी करते हैं? हिस्टोरियन लाइक आर्कोलॉजिस्ट, जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट होता है उसी तरह से इतिहासकार भी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। एडिशन टू मटेरियल रिमेन, ठीक है, कि जो हिस्टोरियन होते हैं वो जो ऋग्वेद वगैरह जो होते हैं उन सब के बारे में, ठीक है, ओके। तो फिलहाल बेटा आज यही करते हैं, ऐसा करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आज बस यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए
व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल टेल अस, ये चीज़ें यहाँ समझ आ रही है हमें बहुत अच्छे से कि बुक्स हमें क्या बताती है, क्या चीज़ें सिखाती है। ओके, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से ये संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस जो होती है वो किस तरह से बहुत ही फेमस तरीके से जो है हमारे इंडिया में बोली जाती है, गाई जाती है ये लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, और इन लैंग्वेज का कनेक्शन कहीं ना कहीं इंडो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप से भी माना गया है। ओके, तो आज हमने सीखा कि कितनी वैल्यूबल बुक्स हमारी पुरानी होती थी और उनका कितना हम नॉलेज इकट्ठा करते थे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन बहुत समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इतिहासकार जो होते हैं वो इन बुक्स को कैसे स्टडी करते हैं, किस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं और कैसे इतिहासकार इनका यूज़ करके ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ये पुराने जो बुक्स वगैरह होती थी उनके कैसे उनके कम्युनिकेशन दिखाया गया, किस तरह से वो जो कैटल्स और हॉर्स और चैरियट्स के बारे में बातें बताई गई है, ये सारे नेक्स्ट पार्ट में हम कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में यही। ओके, थैंक यू, बाय।